बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। अब तक की सारी सूरत-ए-हाल मैं आपके सामने रख देता हूं कि हमने अब तक क्या क्या विटनेस किया और क्या हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जबकि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट पाकिस्तान के अंदर हुई है। कल रात को जितनी हुब्बल-वतनी हम हासिल कर सके थे, आज सुबह हमने उसको पूरी तरह तबाह कर दिया है। कौम को इकट्ठा करते करते पूरी कौम को तकसीम कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने। मैं उस फैसले की तरफ आपको बाद में लेकर जाऊंगा, लेकिन पहले जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सबसे बड़ी डेवलपिंग स्टोरी है वो आपके सामने मैं रखने लगा हूं। अब नाजरीन, हमने अभी तक क्या विटनेस किया। सबसे पहले भारत ने पाकिस्तान पर रात गए हमला किया। भारत ने जो हमला किया वो फजा से जमीन में हमला करने वाले मिसाइल उन्होंने इस्तेमाल किए, यानी उन्होंने अपने तैयारों के जरिए से जमीनी अहदाफ को निशाना बनाया। भारत ने 9 मुकामात पर निशाने लगाए और जिनमें 24 मिसाइल भारत की जानिब से कम 24 मिसाइल बताए जा रहे हैं कि वो भारत की जानिब से दागे गए हैं। भारत ने नीलम झेलम डैम को भी निशाना बनाया है, नौशहरी डैम को भी निशाना बनाया है, और ये कंफर्मेशन पाकिस्तान के डीजी ISPR ने भी दे दी है। भारत ने मसाजिद के ऊपर अटैक किया है और हलाकतों और शहादतों की तादाद जो है वो अब ज्यादा हो गई है। रात को जब ISPR ने क्लेम किया था तो कुछ शहादतों की तादाद को छुपाने की कोशिश की जा रही थी, कम बताया जा रहा था। हालांकि जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं वो ये बता रहे थे कि नुकसान ज्यादा हुआ है, और मैं आपको ये रात को भी कह रहा था कि कंफर्मेशन आ जाएगी, दिन के उजाले में पता चल जाएगा। ऐसे लाशों को छुपाया नहीं जा सकता। और फिर पता चला कि 26 के करीब अब तक शोहदा की तादाद हो चुकी है पाकिस्तान में, और ये तमाम लोग सिविलियन हैं, इनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। मसाजिद को शहीद किया गया है, मसाजिद के ऊपर अटैक किया गया है। इस पे मुसलमानों में, पाकिस्तानियों में शदीद गम गुस्सा है। अब डैम्स को निशाना बनाया गया, मसाजिद और मदारस को निशाना बनाया गया, और भारत की जानिब से जो सबसे कार्रवाई का बड़ा हिस्सा है वो ये है कि भारत ने पाकिस्तान के 4 सेटल्ड एरिया में, यानी इंटरनेशनल बॉर्डर की खिलाफ वर्जी करते हुए हमला किया है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे तो पाकिस्तान और भारत की एक लंबी तारीख है, लड़ाई लगी रहती है, लेकिन सियालकोट में, मुरीदके में, शेखुपुरा में और बहावलपुर में भारत ने अटैक करके पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा चैलेंज कर दिया है। अब लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ कार्रवाई से फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तानी ये डिमांड कर रहे हैं कि पाकिस्तान भी भारत के सेटल्ड एरियाज में भारत को नुकसान पहुंचाए। देखिए, पाकिस्तानी ये कभी नहीं कहेंगे कि सिविलियंस को वहां पे पाकिस्तान मारे। सिविलियंस की हलाकतों के या सिविलियंस के नुकसान के पाकिस्तान खिलाफ है, लेकिन भारत को नुकसान जरूर पहुंचना चाहिए, कम से कम उन स्ट्रक्चर्स को जो पाकिस्तान के पानियों के ऊपर बनाए गए हैं। ये पाकिस्तानियों का एक बड़ा मुतालबा है। नाज़रीन, पाकिस्तान की जानिब से रात गए जो बड़े बड़े दावे कुछ किए जा रहे थे वो मैं आपके सामने रखता हूं कि जो तादाद बढ़ते बढ़ते भारतीय जहाजों की वो 7 तक पाकिस्तान की मीडिया ने पहुंचा दी थी कि 7 जहाज भारत के तबाह हो गए हैं। मगर सुबह जो सूरत-ए-हाल कुछ वादे हुई है और अब तक जो हकायक है वो मैं आपके सामने रख देता हूं कि जो इंटरनेशनल मीडिया ने भी चीजें मानी है और भारतीय मीडिया ने भी इसकी तस्दीक की है। भारतीय अखबार है द हिंदू, ये बड़ा कट्टर अखबार है भारत का, और ये लिखता है कि जस्ट इन एटलीस्ट 3 इंडियन जेट्स हैव क्रैश्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। अब ये आगे इलाकों का नाम है, अखनूर का इलाका है, रामबन का इलाका है और पैमपुर का एरिया है। गवर्नमेंट ऑफिशियल टोल्ड द हिंदू को जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है उसने ये बताया कि कम से कम 3 तैयारे जो हैं वो क्रैश हुए हैं और ये इंडियन जेट्स हैं। ये द हिंदू ने लिखा, लेकिन उसके बाद इन्होंने ये स्टोरी डिलीट कर दी। ये तस्दीक इंडियन मीडिया की जानिब से हो चुकी है। मैंने आपको पहले बताया था, इंडिया टुडे पे भी एक रिपोर्टर ने ये बताया था कि 3 जगह से इत्तला आ रही है कि वहां पे जेट्स गिरे हैं। किसके गिरे हैं इसके बारे में वो उस वक्त नहीं बता पाया, लेकिन बाद में भारतीय मीडिया से ये खबर गायब की जा रही है। भारत का जो ISPR है, जिस तरह पाकिस्तान में ISPR है, इस तरह भारत की भी फौज का अपना एक सिस्टम है, लेकिन वो इस तरह काम नहीं करता। तो उनसे भी जब इस बारे में तवक्को की जा रही थी कि वो इस पे बात करेंगे, तो उन्होंने पाकिस्तान के इन दावों के ऊपर किसी किस्म की कोई बात नहीं की कि उनकी एयरफोर्स का कितना नुकसान हुआ है। लेकिन जो आजाद जराए हैं, लेकिन जो बैनुल अक़वामी मीडिया है, चाहे वो राइटर्स है, चाहे वो BBC है, चाहे वो मकामी सहाफी हैं, चाहे वहां के सोर्सेज हैं, वो ये बताते हैं कि कम से कम 3 जगहों पे तैयारे गिरने की इतला है, लेकिन ये पता नहीं चल सका कि ये कौन से तैयारे हैं और किस मुल्क के बने हुए हैं। क्या ये राफेल है, SU-30 है या MiG-29 है, ये कौन से तैयारे हैं। एक तैयारा पुलवामा के नजदीक पामपुर का इलाका है, वहां से बलडोजर को भी देखा गया कि वो मलबा उठाकर लेकर जा रहा है, और ये विजुअल्स आप सब सोशल मीडिया पे देख चुके हैं। दूसरा जो तैयारा है वो जम्मू का जिला रामबन, वहां पे भी एक तैयारा गिरा है और उसकी कंफर्म इतलात है। तीसरा जो है पंजाब का जिला बठिंडा, वहां पे भी एक तैयारा गिरने की इतलात है, उसके विजुअल्स भी आपने देखे हैं। वहां पे पंजाबी में खड़े हुए लोग जो हैं, सिख बरादरी वहां पे बातचीत भी कर रही है कि तैयारा तो आके डिगा जहाज, तो ये वो जो बातें पंजाबी में करते हैं तो वो उसके बारे में बता रहे हैं। पाकिस्तानियों की जो शहादतें हैं, आप देखें ना, इंडिया में 26 सिविलियन कत्ल किए गए, दहशतगर्दों ने किए, और भारत ने उसी तरह की दहशतगर्दी करते हुए पाकिस्तान में 26 सिविलियंस को कत्ल कर दिया है। अब इसराइल ने खुलकर भारतीय फौजी कार्रवाई की हमायत का ऐलान कर दिया है, और इसराइल का यह कहना है कि वो खुलकर भारत को इसमें सपोर्ट करेगा। डीजी ISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने एक बात उठाई कि क्या जंगी कवानीन और आलमी नाम्स इस बात की इजाजत देते हैं कि भारत वाटर स्ट्रक्चर्स को निशाना बनाए। यानी इसका मतलब है कि पाकिस्तान वाटर स्ट्रक्चर्स को निशाना नहीं बनाना चाहता,
کیونکہ پاکستان جو ہے وہ جنگی قوانین اور جو عالمی نارمز ہیں ان کی پاسداری کرنا چاہتا ہے. یعنی ڈی جی ایس پی آر کے کہنے کا مطلب تو یہی لگ رہا ہے پاکستان میں جو بڑا مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اسی طرح کا بدلہ چاہیے جیسا حملہ بھارت نے کیا ہے. بھارت نے بہت بڑا حملہ کیا ہے پاکستان کے اندر، سویلینز کے اوپر میزائل داغے ہیں اور یہ بھارت کی جانب سے جنگی جنون ہے. بھارت نے بدترین پاکستان میں میزائل باری کی ہے. 4 سیٹلڈ ایریاز میں بارڈر کی خلاف ورزی کر کے بھارت نے حملہ کیا ہے. کیا پاکستان ویسا جواب دے پائے گا؟ پاکستان کی حکومت کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستانی فورسز کو فری ہینڈ دے دیا گیا کہ جناب اب آپ جوابی کارروائی کریں اور اپنے طریقے سے جوابی کارروائی کریں. اس کا یہ مطلب ہے کہ پاکستان ابھی جوابی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے. لیکن دوسری جانب پاکستان کے وزیر دفاع کا جو بیان ہے وہ انتہائی کمزور اور انتہائی گھٹیا بیان قرار دیا جا رہا ہے پاکستان میں تمام ملکوں کی جانب سے، کہ انہوں نے بین الاقوامی میڈیا پر یہ کہا کہ اگر بھارت رک جاتا ہے لڑائی کرنے سے تو ہم سیز فائر کے لیے تیار ہیں. بھئی بھارت نے پاکستان کے اندر گھس کر میزائل حملے کیے ہیں اور سیالکوٹ میں کیے ہیں، مریدکے میں کیے ہیں، مساجد کو نشانہ بنایا ہے، بھاولپور میں کیے ہیں، شیخوپورہ میں کیے ہیں. جب بھارت نے اتنی بدترین کارروائی کرتے ہوئے نہیں سوچا تو خواجہ آصف اپنے طور پہ کیسے سیز فائر کا اعلان کر سکتے ہیں؟ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ اس وقت لائن آف کنٹرول کے اوپر شیلنگ بند کر دے، ہم سیز فائر کرنے کے لیے تیار ہیں. کیوں جی؟ بھارت نے آپ کے جو سٹرکچرز ہیں، جو واٹر سٹرکچرز ہیں، ان کے اوپر بھی اٹیک کیا ہے. نیلم جیلم کے اوپر بھی اٹیک کیا اور نوسیری ڈیم کے اوپر بھی اٹیک کیا، جو انتہائی افسوسناک عمل ہے. تو کیا اس کے بدلے میں پاکستان جو پاکستان کے پانی ہے، یعنی سنتاز معاہدے کے مطابق دریائے سندھ، دریائے جیلم اور دریائے چناب، ان تینوں دریاؤں کے پانیوں کے اوپر پاکستان کا حق ہے اور بھارت ان میں سے کسی بھی دریا کا پانی نہیں روک سکتا. بھارت نے ان دریاؤں کے اوپر بہت سارے سٹرکچرز بنا رکھے ہیں. اب پاکستان کی ذمہ داری ہے اور پاکستان کو جوابی کارروائی کرنی پڑے گی کہ وہ ان سٹرکچرز کو ہٹا کر پاکستان کا پانی کھلوائے. اور یہ بات پاکستانی بار بار کر رہے ہیں، پاکستانی اس بارے میں مطالبہ کر رہے ہیں. صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے کہا کہ بھارت نے ہمارے اوپر سیٹلڈ ایریاز میں 24 میزائل مارے ہیں، جب تک پاکستان واپس 48 میزائل نہیں مارے گا اور بھارت کے سیٹلڈ ایریاز میں نہیں مارے گا تب تک اس کو جواب یا اس کو بدلہ تصور نہیں کیا جائے گا. ساتھ ہی ساتھ صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے ایک اور بات کی ہے کہ اگر پاکستان پہ مسجد گرائی جا سکتی ہے یا مساجد پہ حملہ کیا جا سکتا ہے تو بھارت میں بھی مندروں پہ حملہ کیا جا سکتا ہے. یہ جناب صاحبزادہ حامد رضا صاحب کا ایک موقف ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اور یہ اس وقت کی صورتحال ہے. عالمی سطح پہ بڑا زور لگایا جا رہا ہے کہ دونوں ممالک ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کریں، جنگ بندی کسی طرح ہو جائے اور لڑائی مزید آگے نہ بڑھے. لیکن لڑائی بڑھنے کے خدشات موجود ہیں کیونکہ بھارت کا اگر اتنا نقصان ہوا ہے اور اس کے اگر رفال طیارے گر گئے ہیں یا رافیل طیارے گر گئے ہیں بھارت کے، جن کے بارے میں پاکستان دعویٰ کر رہا ہے، تو یہ نریندر مودی کے لیے بہت ہی آکورڈ سچویشن ہو جائے گی. فرانس کے لیے بہت بری صورتحال ہو جائے گی. کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو فرانسیسی کمپنی ہے جو رافیل طیارے بناتی ہے اس کے شیئرز کی مالیت گری ہے، جبکہ یہاں پہ جو پاکستان نے ہتھیار استعمال کیے ہیں ان کمپنیز کے شیئرز کی مالیت بڑی ہے. یعنی چائنا کو اس کا فائدہ ہوا ہے اور فرانس کو اس کا نقصان ہوا ہے. اب اگر پاکستان اور بھارت کے بیچ میں کوئی نیوکلیئر وار ہو جاتی ہے، اس حوالے سے اندازے اور تخمینے دنیا نے لگانے شروع کر دیے ہیں. دا انٹرنیشنل کمپین ٹو ابالش نیوکلیئر ویپنز ICAN، انہوں نے کہا کہ یہ بہت خوفناک ہو سکتا ہے پوری دنیا کے لیے، اور انہوں نے اندازے بتائے ہیں کہ اگر ایک ایکسچینج ہو جاتا ہے، نیوکلیئر ایکسچینج پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں، تو ملینز لوگ جو ہیں وہ امیڈیٹلی مارے جائیں گے. یعنی بہت سارے بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ مارے جائیں گے اور کروڑوں لوگ افیکٹ ہو جائیں گے اور پوری دنیا کے اوپر اس کے اثرات چلے جائیں گے. یہ الجزیرہ نے اس کی رپورٹ کو چھاپا ہے. اب ناظرین آ جائیں اس گھٹیا اور غلط اور قابل مذمت انسانیت سے اس فیصلے کے اوپر جو پاکستان کی سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے آج دیا ہے. ناظرین، ایک طرف قوم کو اکٹھا کر رہی تھی دشمن کی کارروائی، قوم دشمن کے عزائم کے خلاف اکٹھی ہو گئی، اور پہلی مرتبہ مجھے رات کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ سب لوگ ایک ہی سمت میں سوچ رہے ہیں کہ ہر حال میں دشمن کو جواب دینا ہے. اب اس وقت جب ہم سب کو اپنا فوکس کرنا تھا دشمن کو جواب دینے کی طرف، اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے آئینی بینچ نے، جس آئینی بینچ کو صرف اس لیے بنایا گیا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد تاکہ اس سے اپنے من مرضی فیصلے لیے جا سکے، اس بینچ نے ایک گھٹیا ترین اور ایک تاریخ کا سیاہ ترین فیصلہ دے دیا ہے. فیصلہ دینے والے ججز، یہ ان کے نام ہمیشہ تاریخ میں یاد رکھے جائیں گے، جنہوں نے بدترین انسانی حقوق کے خلاف فیصلہ دیا ہے. اب اس میں جسٹس امین الدین کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ساری دنیا انہیں جانتی ہے کس طرح یہ آئینی بینچ کے سربراہ بنے ہیں. نمبر 2 جسٹس محمد علی مدر، نمبر 3 جسٹس شاہد بلال، نمبر 4 جسٹس مسرت ہلالی، نمبر 5 اور حسن رضوی. یہ جناب 5 ججز نے فیصلہ دے دیا ہے کہ سویلینز کا ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائل ہو سکتا ہے. اس سے پہلے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز ججز یہ فیصلہ دے چکے ہیں، پہلے یہ کہہ چکے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کہہ چکا ہے کہ فوجی عدالتوں کے اندر سویلینز کا ٹرائل نہیں ہوگا. لیکن اب یہ اپیل دائر کی گئی اور اس کے بعد فوجی عدالتوں نے فوراً سزائیں سنائی سویلینز کو. یہ پوری دنیا میں نہیں ہوتا.
कहीं मुहज्जिब मुल्क में नहीं होता। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जग हंसाई होगी, पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का मजाक उड़ेगा कि ये फौजी अदालतों के अंदर अपने सिविलियन को सजाएं दे रहे हैं। सिर्फ 2 जज हैं जिन्होंने इससे इख्तिलाफ किया, एक नईमुद्दीन अफगान और एक जमाल मंदोखेल। ये 2 जज साहब हैं जिन्होंने कहा जी नहीं, ये फैसला गलत है। इन्होंने करार दिया कि ये इस्लामी तालीमात के भी खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है, बुनियादी इंसानी हुकूक के भी मुनाफी है, और ये किसी सूरत भी सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए। वहां से ये 2 जजेस ने कहा, लेकिन ज्यादा जजेस ने कुछ और कह दिया। अब देखें ना, रात को दुश्मन ने पाकिस्तान को इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना नुकसान दिन के उजाले में पाकिस्तान की अदलिया ने पहुंचा दिया है। अल्लाह अल्लाह करके यकजहती बन रही थी, तो यकजहती को बर्बाद करने के लिए 2 इकदाम हुए। एक तो जनाब फैसला कर लिया गया कि अर्दली हुकूमत या अर्दली वज़ीर आज़म, जो इमरान खान साहब कहते हैं बकौल शहबाज शरीफ को कि ये जो शहबाज शरीफ है ये अर्दली वज़ीर आज़म है। एक तो अर्दली वज़ीर आज़म के कौम से खिताब का फैसला किया गया, जो इंतहाई घटिया और नामुनासिब फैसला है। कौम जिस शख्स की शक्ल नहीं देखना चाहती, जिसे मुस्तरद कर चुकी है, जिसके बाद टोटल 17 सीटें थी और आर्मी चीफ ने उठा के इसको वज़ीर आज़म बना दिया एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर 2 नंबरी करके। तो ये जो 2 नंबर वज़ीर आज़म है, ये आकर कौम के साथ खिताब करेगा इतने अहम मौके पर। इस वक्त तो इमरान खान साहब से खिताब करवाना चाहिए। इस वक्त तो आपको इमरान खान साहब को बाहर निकालकर उन्हें मौका देना चाहिए था ताकि कौम इकट्ठी हो। तो कौम को तकसीम करने का जो पहला फैसला किया गया वो ये किया गया कि जाली अर्दली हुकूमत के अर्दली वज़ीर आज़म से कहा जा रहा है कि आप कौम से खिताब करें। अब उनके खिताब के बाद कौम तकसीम दर तकसीम ही होगी, कौम के इकट्ठे होने का कोई इम्कान नहीं है। अभी भी जब इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक कर दिया है तो इस खानदान के किसी फर्द ने नरेंद्र मोदी की ललकार का जवाब नहीं दिया। अभी भी इस खानदान के किसी फर्द ने किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। ये मोदी से डरते हैं, मोदी से खौफजदा है, या पता नहीं मोदी से इनकी कोई लालच है। ना बेटी बोलती है, ना बाप बोलता है, ना चचा बोलता है, ना भतीजा बोलता है। कोई भी इस पूरे खानदान के अंदर नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए तैयार नहीं है, जिसके जंगी जुनून ने इस पूरे रीजन को, दोनों एटमी ताकतों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। रात के हमले में जो कौम इकट्ठी हुई थी उसकी हुब्बुल वतनी का बुखार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक फैसले ने जो है वो खत्म कर दिया है। अब आप अंदाजा करें ना मिलिट्री कोड होती क्या है, जरा समझें इसको आप। देखें, एक मिलिट्री का जनरल कह रहा है कि हमारे साथ बड़ी ज्यादती हुई है, दूसरा जनरल कह रहा है हमारे साथ बड़ी ज्यादती हुई है, तीसरा जर्नल भी कह रहा है, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हो रही है, सारे जर्नल कह रहे हैं हमारे साथ बड़ी ज्यादती हो गई है, एलामिया जारी हो गया। डीजीआईएसपी आ रहा है, उसने भी कह दिया जी बड़ी ज्यादती हो गई है हमारे साथ, एलामिया जारी हो गया। अब एक कर्नल बैठा हुआ है, छोटा ऑफिसर, और उसने अब फैसला देना है मिलिट्री कोर्ट में। क्या वो कह सकता है कि ज्यादती नहीं हुई? कॉमन सेंस की बात है ना, सादी सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि सारे बड़े बड़े अफसर कह चुके हैं फौज के कि हम विक्टिम हैं, हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमें मार पड़ी है 9 मई में, हमें इंसाफ दिया जाए। और इंसाफ के लिए केस भेज दिया जाता है उनके इंतहाई जूनियर ऑफिसर के पास। अब सीनियर ऑफिसर जिस जूनियर ऑफिसर को कोई भी काम कहेगा वो कर देगा। ये तो पानी भी पिलाने के लिए तैयार हो जाते हैं, हर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं अपने नौकरी के चक्कर में। तो मामला यह है कि सीनियर तरीन अफसरान अपने जूनियर तरीन अफसरान से इंसाफ मांग रहे हैं, तो जूनियर तरीन अफसरान की क्या जरूरत है कि वो मतलूबा इंसाफ फराहम ना करें? यह है सबसे बड़ा सवाल इस केस में। तो मामला आकर वहीं रुक गया है कि जनाब फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल ये पाकिस्तान का मजाक बनेगा, इसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए था। जो यूरोपीय यूनियन का वफ्द आया था उसने भी कहा था पाकिस्तान के लिए बड़े प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। जो पाकिस्तान का एक स्टेटस है पाकिस्तान के पास, जो पाकिस्तान के ताजिर फायदा उठाते हैं, जो यूरोपीय यूनियन में आपको मैसर है कि आप वहां पे ट्रेड कर सकते हैं, टैक्स फ्री ट्रेड कर सकते हैं, तो अगर पाकिस्तान से वो स्टेटस चला जाता है तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम होगा। उसका रिव्यू भी होने वाला है। बहुत मुमकिन है कि पाकिस्तान ने इस सारे एपिसोड के बदले में अमेरिका से ये मांग ले, क्योंकि देखिए अमेरिका का दबाव आ रहा है कि पाकिस्तान ने जवाब नहीं देना, और पाकिस्तान जो है वो अगर जवाब नहीं देता तो अमेरिका की खुशनुदी हासिल करने में कामयाब हो जाएगा। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ये फैसला बहुत सारी चीजें बता रहा है। एक ये बता रहा है कि हमने इंडिया से नहीं इमरान खान से लड़ना है। ये फैसला ये बता रहा है कि आपका वजीर दिफा रात के हमले में सुबह सीज फायर की ऑफर दे सकता है, लेकिन 2 साल बाद भी पाकिस्तानियों का मिलिट्री ट्रायल बहुत जरूरी है। यानी रात को हमला करता है इंडिया, सुबह आपका वजीर दिफा बदला लिए बगैर क्या कह रहा है कि हम सीज फायर के लिए तैयार हैं। रात के हमले का सुबह होते ही सीज फायर का ऑफर दे रहा है आपका वजीर दिफा। लेकिन 2 साल पहले होने वाला एक मामला जो अभी भी कंट्रोवर्शियल है, जिसपे इमरान खान साहब कहते हैं जुडिशियल इंक्वायरी करवाई जाए, जिसपे वो कहते हैं कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, जिसपे इमरान खान साहब कहते हैं कि 9 मई तो बहाना है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ को दीवार के साथ लगाना था और कुचलना था, और वो हमने होता हुआ भी देखा। देखिए ना, अगर 9 मई के बाद पीटीआई का इंतखाबी निशान ना छीना जाता, अगर 9 मई के बाद पाकिस्तान तरीके इंसाफ के बंदे अगवा ना किए जाते, अगर 9 मई के बाद पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जबरी गुमशुदगियों के बाद लोगों की वफादारियां तब्दील ना करवाई जाती, अगर धांधली ना की जाती, तो लोग कहते जी 9 मई का वाकया ठीक है। 9 मई के बहाने जिस तरह एक पॉलिटिकल पार्टी को और लीडरशिप को कुचला गया है,
उससे साबित होता है कि एक्चुअली 9 मई एक बहाना था। तो अब 9 मई को 2 साल गुजर गए हैं, वहां पाकिस्तानियों का आज 2 साल के बाद भी फौजी अदालतों में ट्रायल करना है, लेकिन रात को भारत ने अटैक किया है, तो सुबह भारत को सीज फायर की ऑफर भी पाकिस्तान के वजीर दिफा ने कर दी है। अब पता नहीं वजीर आजम जो है वो भी कौन से खिताब करने जा रहा है, पता नहीं पाकिस्तान का वजीर आजम क्या कहता है, लेकिन बेहद बेशर्मी है और ढिठाई है कि उस मौके पर जब कौम बड़े लंबे अरसे के बाद इकट्ठी होने जा रही थी, कौम को तकसीम कर दिया गया इस अर्दली हुकूमत और इस बेशर्म निजाम के जरिए से। नाज़रीन, पाकिस्तानियों का अब एक ही मुतालबा है और वो बड़ा मुतालबा है, और ये मेरा भी मुतालबा है कि भारत ने पाकिस्तान के सेटल्ड एरियाज के ऊपर अटैक किया है, पाकिस्तान के शहरी इलाकों को मिसाइलों से निशाना बनाया है। पाकिस्तान को उस लेवल का जवाब देना पड़ेगा। पाकिस्तान जब तक उस लेवल का जवाब नहीं देगा तब तक उसे बराबर की कार्रवाई तसव्वुर नहीं किया जा सकता, वरना यही सोचा और समझा जाएगा जो इससे पहले खबरों में आ रहा था कि भारत अपने टारगेट्स अचीव कर लेगा और पाकिस्तान कुछ जवाबी कार्रवाई कर देगा और पाकिस्तान और भारत दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो जाएगी। भारत अपने शहरियों को बेवकूफ और पागल बना लेगा, पाकिस्तान अपने शहरियों को बेवकूफ और पागल बना लेगा, वो भी कुछ गेन कर लेंगे, ये भी कुछ गेन कर लेंगे। लेकिन सोशल मीडिया का ये दौर है, हम किसी को ना भागने देंगे ना हकाइक छुपाने देंगे और स्कोर जो है उसको सेटल रखेंगे। स्कोर का हम बताएंगे कि जनाब ये स्कोर है, ये इंडिया ने किया है और ये आपने किया है। इंडिया ने सिविलियंस को मारा है, उन्होंने ऐलान जंग किया है, आपका पानी भी रोक रहे हैं वो। पाकिस्तान का पानी, पाकिस्तानियों का पानी पाकिस्तानियों तक पहुंचे, ये रिस्पांसिबिलिटी पाकिस्तान की फौज की है और उन्हें अब ये जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ेगी। सिर्फ मिलिट्री ट्रायल नहीं करना सिविलियंस को उनके हक भी लेकर देने हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।